जय हिंद विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। विद्यार्थियों, कल आप लोगों ने जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज भी हम इस श्रेणी में जो है हम आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक से आप लोग जो है सुनिएगा हमारी बात को। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में बताई जाएगी, वो भी समझ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पिछले टेस्ट में हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिया है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा U है। अगर स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाए तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। सपोज दैट ये कोई रिजिड सपोर्ट है, कोई दृढ़ आधार है, और ये कोई स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से कोई ब्लॉक अटैच है M मास का। अभी प्रेजेंट में जिस कंडीशन में है ये मीन पोजीशन है, ये इसकी माध्य स्थिति है। जब हम लोग इस स्प्रिंग को मीन पोजीशन से दूर की ओर, यानी इसको अगर हम लोग खींचें, ब्लॉक को खींचें या हम लोग ब्लॉक को दबाएं, जैसे हम लोग खींच करके जब छोड़ते हैं तो एक ऐसा फोर्स होता है जो ब्लॉक को माध्य स्थिति की ओर लाता है। तो जो बल वस्तु को माध्य स्थिति की ओर लाता है या लाने का प्रयास करता है उसको कहते हैं बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वह बल जो वस्तु को उसकी मीन पोजीशन की ओर लाता है उसे कहते हैं प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। मान लिया कि जो है ब्लॉक को उसकी माध्य स्थिति से हमने x डिस्प्लेस किया, तो विस्थापन और जो प्रत्यानयन बल है दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन विपरीत होता है। F बराबर माइनस kx हो जाएगा बच्चों। यहां पर k को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। k को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। x को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। माध्य स्थिति से विस्थापन है। F को क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। अब बच्चों, जब क्या होता है, जब स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं या दबाते हैं, स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो हमको वर्क करना पड़ता है। जो हम लोग वर्क करते हैं वो वर्क उस स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 kx स्क्वायर। 1/2 kx स्क्वायर। k को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, और यही सेम यूनिट जो होती है वह सरफेस टेंशन की होती है, पृष्ठ तनाव की होती है। ठीक है, तो अब यहां पर जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है या दबाया जाता है, स्ट्रेच करते हैं अथवा कंप्रेस करते हैं, तो इन दिस प्रोसेस हम लोगों को वर्क करना पड़ता है। वही वर्क उस स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग x बराबर 0 से x बराबर x तक खींचते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है या कितनी एनर्जी स्टोर होती है? U बराबर होता है हाफ kx स्क्वायर। कितना होता है? हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो देखो, जब स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो x = 2 सेंटीमीटर पर एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है? U। अब क्या कहा जा रहा है कि जब स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर तक खींच दिया जाए, 10 सेंटीमीटर का मतलब पहले के डिस्टेंस का 5 गुना। पहले अगर x खींचा गया था तो अब कितना हो गया? 5x। 5 गुना डिस्प्लेसमेंट कराया गया, स्प्रिंग को 5 गुना खींचा गया, तो अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। बच्चों, x का मान 5x हो गया, 5 गुना 5 का स्क्वायर, तो यहां पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25। तो एनर्जी स्टोर्ड कितने गुना हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा। पहले एनर्जी कितनी स्टोर थी? जब स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा गया था तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर थी? U। और जब उसका 2 सेंटीमीटर का 5 गुना खींचा गया तो एनर्जी अब 25 गुना स्टोर हो जाएगी, मतलब 25 गुणे U। क्या आंसर होगा? 25 U। इसका मतलब बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा सामने। सरल आवर्त गति करते हुए अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए कण, तो उसकी टोटल एनर्जी दी गई है ई। टोटल एनर्जी ई की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब पार्टिकल अपने दोलन के सिरे से आधे डिस्प्लेसमेंट पर हो। बच्चों अगर हम बात करें मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट, जहां से पार्टिकल अपने दोलन को स्टार्ट करता है, उसे मीन पोजीशन कहते हैं, उसे माध्य स्थिति कहते हैं, मीन पोजीशन होता है। तो यहां पर मीन पोजीशन में y बराबर 0 और ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति होती है, y इक्वल टू a होता है, ये आयाम की स्थिति होती है, y बराबर a। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है कि जब वो अपने आयाम के आधे, मतलब जितना उसका डिस्प्लेसमेंट टोटल हो रहा है ये a, जब ये आधे विस्थापन पर हो, आधे पर हो, इसका मतलब y बराबर a/2 पर, y बराबर a/2 पर हमको बताना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, U बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर से हमें मतलब है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर देखो y की वैल्यू a/2 रखेंगे तो U बराबर कितना आएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और यहां y की जगह a/2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 4। तो कुछ ये ऐसा बनने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4, 1/4 बाहर कर दो। इसे बच्चों कहते हैं टोटल ऊर्जा। ये आपको हमने कल बताया था कि ये टोटल ऊर्जा का फार्मूला होता है। टोटल ऊर्जा, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होता है। इसलिए बच्चों यहां पर E लिख दो, E इंटू 1/4 तो कितना हो जाएगा, E/4। मुझे आशा है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। यदि किसी सरल आवर्त गति करते हुए कण का मध्यमान स्थिति, मतलब मीन पोजीशन से विस्थापन x हो, मतलब सवाल में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर कोई पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x है, जब वो अपने मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट में होता है तो उसकी टोटल ऊर्जा के बारे में बताना है। तो बच्चों टोटल ऊर्जा आपको बताया था हमने, E बराबर होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इस फार्मूले में कहीं पर डिस्प्लेसमेंट y या x नहीं है मीन पोजीशन से, इसका मतलब टोटल एनर्जी जो होती है E जो है x पर या y पर डिपेंड करने वाली नहीं है, इसका मतलब x पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, लिखा है, पहले तो समझ जाइए कि सरल लोलक क्या है, सिंपल पेंडुलम क्या है। सिंपल पेंडुलम का सवाल है तो सिंपल पेंडुलम समझिएगा। जैसे मान लो कि जो है ये कोई रिजिड सपोर्ट है, दृढ़ आधार है, और यहाँ से कोई भी डोरी बांध रहे हैं, और ये डोरी कैसी है, मासलेस है, मासलेस है, भारहीन है, लंबाई में ना खींचने वाली है, और पूर्णतया लचकदार है। ठीक है, इससे अगर कोई हैवी पॉइंट मास लटकाओगे तो इस अरेंजमेंट का नाम है सिंपल पेंडुलम। इसको कहते हैं सरल लोलक। क्या बोलते हैं इसको, सरल लोलक कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और ये इसकी मीन पोजीशन होती है। अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें जहाँ से बांध के लटकाया गया है, तो ये जो होता है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको निलंबन बिंदु कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और ये गोलक का गुरुत्व केंद्र होता है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये गुरुत्व केंद्र होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी को पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन कहते हैं, इसी को दोलन बिंदु कहते हैं। अगर इस मीन पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो ये क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है, सरल आवर्त गति करने लगता। मान लो डोरी की लंबाई L है, और L कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है, निलंबन बिंदु, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या
पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन के बीच की दूरी जो होती है वो एल होती है। डोरी की प्रभावी लंबाई इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पर जब एक दोलन ये पूरा करेगा जितना टाइम लेगा उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल कहते हैं। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी होता है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। तो यहां से बच्चों सरल लोलक का आवर्तकाल देखो लंबाई पर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। डोरी की लंबाई वो भी डोरी की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर जी का मान बढ़ेगा तो टी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। आवर्तकाल टी डोरी की प्रभावी की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती। लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटने पर आवर्तकाल घटेगा। लंबाई 4 गुनी करने से आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अगर लंबाई 9 गुनी कर दे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। आवर्तकाल कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि जो यहां पर टाइम पीरियड होता है वो गोलक के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, और आयाम अगर छोटा है तो आयाम पर भी निर्भर नहीं करता है। तो देखिएगा सवाल यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। छोटे आयाम वाले सरल लोलक का दोलन काल, मतलब अगर एम्पलीट्यूड बहुत कम हो तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला लिखा है लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल सही। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। ठीक है, कभी कभी इनके बीच ग्राफ पूछ लिया जाता है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। टी और एल के बीच ग्राफ अगर पूछा जाए, टी और एल के बीच, तो परवलयाकार होगा, परवलयाकार पैराबोलिक। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है टी स्क्वायर वर्सेस एल। अगर टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ पूछा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय ग्राफ होता है, सरल रेखीय। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब टी अगर वाई अक्ष पर ले लें तो यहाँ वाई लिख दो, तो वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लंबाई को एक्स अक्ष पर तो एक्स लिख दो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्या होता है, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, पैराबोलिक होता है। इसका मतलब टी और एल के बीच पैराबोलिक होगा। लेकिन यहीं पर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आया, अगर पूरे टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ पूछा जाए तो इसको वाई अक्ष पर रखो टी स्क्वायर, एल को एक्स एक्सिस पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई बराबर एम एक्स, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होता है। 2 क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल सही, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी, बिल्कुल सही लिखा है। गोलक के द्रव्यमान आकार एवं उसके पदार्थ पर डिपेंड करता है, शेप, साइज, मटेरियल, मास, इन सब बातों पर डिपेंड नहीं करता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा है। आयाम से इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही लिखा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों आगे देखिएगा, जैसे सवाल में कहा जा रहा है यदि सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गिर रहा, अगर कोई भी जो है सरल लोलक फ्रीली फॉल कर रहा है तो जो इसका मतलब वो ए बराबर जी, जी त्वरण से गिर रहा तो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 0। प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा तो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अगर जी की जगह 0 कर दोगे, समथिंग अपान 0 कितना होगा, इनफाइनाइट। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर कोई सिंपल पेंडुलम फ्रीली फॉल कर रहा है तो इसका मतलब इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 होगा, जिसकी वजह से उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत। इसका मतलब वो सरल लोलक ऑक्सीलेट नहीं करेगा, वो दोलन नहीं करेगा, इनफाइनाइट टाइम पीरियड का यही मतलब होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ 4 टाइम्स कर दी जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी n पूछा गया, n = 1/t होता है। पहले टी चेक करो, टी कितना हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल होता ना, लेंथ 4 टाइम्स की जा रही, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 गुना। अगर टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा तो 1/2, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 मतलब आधा, हाफ हो जाएगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। यहां पर 1 सेकेंड लोलक की लंबाई, ठीक है, जहां जी की वैल्यू 9.8 है, सेकेंड लोलक कह दिया, तुरंत समझ जाओ टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकेंड।
टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा, और लेंथ जो है सेकेंड लोलक की लंबाई। देखो क्या होता है, सेकेंड लोलक किसे कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। सेकेंड लोलक कहते किसे हैं, ऐसा सरल लोलक जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, उसे कहते हैं सेकेंड पेंडुलम। अगर आपसे कहा जाए सेकेंड पेंडुलम का अर्ध दोलन काल कितना होगा, तो 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाता सेकेंड लोलक के धागे की लंबाई कितनी होती है, तो टी बराबर बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता ना। यहाँ 2 सेकेंड रखो, 2 बराबर 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा, एल अपान जी। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से एल बराबर हो जाएगा जी बटे पाई स्क्वायर। तो सेकेंड लोलक के धागे की लंबाई जी के पदों में होता है इन टर्म्स ऑफ जी अपान पाई स्क्वायर। अगर जी का मान और पाई का मान रखेंगे तो सॉल्व करने पर ये जो लंबाई आएगी पृथ्वी की सतह पर 99.3 सेंटीमीटर, या लगभग इसको 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। तो सेकेंड लोलक के धागे की लंबाई पृथ्वी की सतह पर लगभग 1 मीटर होती है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि भाई बताओ चंद्रमा पर, जहां पर जी का मान g/6 है, जहां जी का मान g/6 है, वहां पर टाइम पीरियड कितना होगा। सिंपल पेंडुलम का सरल लोलक जो है, जब 1 मीटर लंबाई थी उसकी, तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड था, मतलब सेकेंड लोलक था। तो पृथ्वी की सतह पर उसके धागे की लंबाई कितनी थी, 1 मीटर थी। अब जहां पर जी का मान 1/6 हो जाए, मतलब चंद्रमा पर, वहां पर धागे की लंबाई पूछी जाती है तो 1/6 मीटर हो जाएगा। बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड लोलक के धागे की लंबाई कहां पर, ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना होगा, 1/6 मीटर। लेकिन अगर टाइम पीरियड पूछा जाए कि भाई बताओ सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है मून पर कितना होगा, तो नाम ही कह रहा सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड का मतलब जहां पर भी पूछा जाएगा, नाम दे दिया जाए सेकेंड पेंडुलम, तो 2 ही सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, सेकेंड लोलक है, जी का मान इतना दिया गया और वहां पर 1 मीटर लंबाई है धागे की। ऐसे प्लैनेट पर जो है सेकेंड लोलक के धागे की लंबाई बतानी है जहां पर जी की वैल्यू इतनी है। तो इसका मतलब सेकेंड पेंडुलम है दोनों जगह, और दोनों जगह तो टाइम पीरियड तो सेम होगा। तो टी बराबर कितना होगा, दोनों जगह क्या होगा, 2 सेकेंड ही होगा। चाहे आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाले प्लेस पर पूछा जाए कि भाई टाइम पीरियड जो है कितना होगा, और चाहे आपसे कह दिया जाए कि जहां पर 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहां पर बताइए कि जो है टाइम पीरियड कितना होगा, उतने रहेगा। तो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। इतना तो जानते ही हो। दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, पहले वर्ग करो तो क्या होगा, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एल अपान जी हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों जी का मान इधर ले जाओ, तो ये टी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, क्योंकि 4 पाई कांस्टेंट है। तो लंबाई जो है डिपेंड करेगी जी पर, लंबाई जी पर डिपेंड करेगी। तो L1 अपान L2 बराबर कितना हो जाएगा, G1 अपान G2। L1 अपान L2 बराबर G1 अपान G2। L1 मतलब जहां पर ये G1 है, ये G2 है, L2 बताना, ये L1 है, 1 अपान L2, G1 9.8 अपान G2 4.9। ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 और ये कितना होगा 2, तो 2L2 बराबर 1, 2L2 बराबर 1, तो L2 बराबर 1/2 मतलब 0.5 मीटर। इसका मतलब जहां पर जी का मान 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, वहां पर सेकेंड लोलक के धागे की लंबाई कितना होगा, 0.5 मीटर होगा। लेकिन टाइम पीरियड दोनों जगह जो 2 ही सेकेंड होगा, क्योंकि सेकेंड पेंडुलम की बात की गई है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। किसी सरल लोलक, कोई सिंपल पेंडुलम है, आवर्तकाल टी और लंबाई के बीच ग्राफ। तो अभी हमने बताया था टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल होता है। ठीक है, अगर हमको टाइम पीरियड और लंबाई के बीच ग्राफ यहाँ पर खींचना है, तो बच्चों ध्यान रखो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, टी की जगह वाई रखो तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की जगह एक्स, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स कैसा होता, पैराबोलिक ग्राफ होता कि नहीं होता, तो पैराबोलिक होगा। पहला है ऑप्शन हाइपरबोलिक, दूसरा है पैराबोलिक, तीसरा स्ट्रेट लाइन, चौथा सर्कल। तो इसका मतलब पैराबोलिक होगा। अगर हमने बताया टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ पूछा जाता तब तो स्ट्रेट लाइन हो जाता। कई बार स्टूडेंट जो है हमसे पूछा करते हैं सब चीज़ें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है टेस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिएगा, एक सेकेंड लोलक रॉकेट में है, एक सेकेंड पेंडुलम है, इसका मतलब टाइम पीरियड उसका अभी प्रेजेंट में कितना है, 2 सेकेंड है। ठीक है, एक सेकेंड पेंडुलम है, वो रॉकेट में है, इसका आवर्तकाल घट जाएगा, मतलब घटने का मतलब 2 से कम हो जाएगा। कब ऐसा होगा, अब ऑप्शन को पढ़िएगा। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जब एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो, एक समान वेग से ऊपर जाने का मतलब एक्सेलरेशन 0, और एक समान एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो, तो इसका मतलब अगर ये ऊपर जा रहा तो जैसे लिफ्ट वाली गति होती है ना, लिफ्ट जब ऊपर जाती है इफेक्टिव ग्रेविटी कितना हो जाता है, G+A हो जाता है,
जी प्लस ए हो जाता है। तो बच्चों जी का मान कब बढ़ेगा? जब ये ऊपर की ओर जाएगा। रॉकेट जब ऊपर की ओर जाएगा ए एक्सेलरेशन से, इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? जी प्लस ए। तो बताओ जी का मान बढ़ा कि घटा? बढ़ा। अगर जी का मान घटा तो ये आप जानते हो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी होता है। जी का मान बढ़ा तो टी का मान क्या हुआ? घटा, क्योंकि इसमें सवाल में कह रहा है टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। कब? तो आगे ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहां पर एक सरल लोलक है, उसका जो गोलक है वो धातु है। अगर उसको हटा करके लकड़ी के गोलक का प्रयोग किया जाए तो टाइम पीरियड, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो है मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। जो गोलक है किस मटेरियल का बना उससे कोई लेना देना नहीं, कितना मास है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चाहे वो मेटेलिक हो और चाहे वो वुड का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बॉब जो है मेटेलिक था तो जितना टाइम पीरियड था, अगर जो है लकड़ी का हो जाएगा तो भी उतना ही टाइम पीरियड रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम रहेगा, पहला इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, तीसरा रिमेन सेम। पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो कौन सा ऑप्शन देख पा रहे हैं? ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप सभी लोग जो है इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, ठीक है, धन्यवाद।